हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली का टेस्ट सीरीज जिसमें सोशल साइंस का 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, इसका आंसर थोड़ा मैं फास्ट ही करूँगी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में बताना है। यह एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। किसके खिलाफ लाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक पत्रिका थी सोम प्रकाश, इसी के खिलाफ लाया गया था। और इसी एक्ट के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात बांग्ला से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसे समाप्त 1882 में लॉर्ड रिपन ने किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समर्थन किसने दिया था? द पायनियर ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समर्थन दिया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस अधिनियम के बारे में कहा था, आकाश से गिरने वाले यह वज्रपात की तरह है। एस.एन. बनर्जी इस अधिनियम के बारे में कहा, यह आकाश से गिरने वाले वज्रपात की तरह है। अब ऑप्शन को ध्यान देते हैं। इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया, जी बिल्कुल 1878 में। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा जिन्हें नहीं याद है तो। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया, जी बिल्कुल 1882 में। तीनों के तीनों पॉइंट जो है सही दिया गया है, तो इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लें। गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे, महात्मा गांधी को लगता था कि मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ का प्रमुख बनना चाहता है, भारत का प्रमुख बनना चाहता है। तो इस कारण से इन्होंने सोचा कि नेहरू को प्रधान ना बना करके मोहम्मद अली जिन्ना को ही भारत का प्रधान बनाया जाए। और इस कारण से ही जिन्ना को सरकार बनाने के लिए यह आमंत्रित करने के लिए हिदायत दी माउंटबेटन को। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना इस बात को लेकर तैयार नहीं हुए, वो अलग देश की ही मांग करते रहे और यह हुआ भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। माउंटबेटन को महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? कौन सा यात्री पुर्तगाली नहीं था? बारबोसा, डोमिगो पायस, फर्नो नुनीज था, यह पुर्तगाली यात्री थे और यह विजयनगर के साम्राज्य में आए थे। बारबोसा की बात की जाए और डोमिगो पायस यह कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। वहीं नुनीज जो है अच्युत देव राय के दरबार में आए थे। पीटर मुंडी की बात की जाए तो यह ब्रिटिश यात्री थे जो कि शाहजहां के समय काल में आए थे। तो इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बारबोसा, डोमिगो पायस या किसके दरबार में? कृष्ण देव राय के दरबार में। फर्नौ नुनीज अच्युत देव राय के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? जब ये चलते थे तो अपने आगे पीछे डंका बजाते हुए चलते थे। और यह कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो फैजाबाद से। इन पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था इनको पकड़ने के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? ये भी याद रखिएगा, नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया और सह नेतृत्व तात्या टोपे। इनका मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग है। और इनकी जो हत्या थी मान सिंह जो कि इनके दोस्त थे, उन्हीं के धोखा देने के कारण ही हुई थी। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1761 में। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की हार हुई। मराठा के तरफ से नेतृत्व दो व्यक्ति कर रहे थे। कौन? सदाशिवराव और विश्वासराव। सदाशिवराव और विश्वासराव। पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, काशीराज पंडित ने ही शायरी के अंदाज में ही बालाजी बाजीराव को यह खबर सुनाया। 2 हीरे की मोती विलीन हो गई, 27 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, चांदी और सिक्के की कोई गिनती ही नहीं रही। 2 हीरे की मोती विलीन हो गई कहने का मतलब है कि दो जो थे सदाशिवराव और विश्वासराव, उन दोनों के मारे जाने के बारे में ही इन्होंने इस तरह से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर भारत की बात की जाए तो 1986 में लाया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए ध्यान देंगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है। क्या गुजरती है बताएंगे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कर्क रेखा को नहीं समझिएगा, यह मानक रेखा है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। गुजरात से होकर के नहीं गुजरती, गुजरात से तो कर्क रेखा गुजरती है। यह गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के 7 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा या तट रेखा को स्पर्श नहीं करते। 7 राज्य नहीं, 5 राज्य। 5 राज्य ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तट रेखा को स्पर्श नहीं करते। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़। हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ 5 ऐसे राज्य हैं जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, कोई तट रेखा सीमा नहीं है। यह भी गलत दिया गया है। 7 राज्य नहीं होगा, 5 राज्य हो गया। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। जी बिल्कुल, मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच में है। राज्य की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, यह भी सही है। इंदिरा पॉइंट को लाहिचिंग भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, इंदिरा पॉइंट को लाहिचिंग पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं। लाहिचिंग पॉइंट, पार्सन पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है। और यह अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4 जो है सही दिए गए हैं, बाकी 1 2 गलत दिए गए हैं। 16 ऐसे राज्य जो हैं यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। आप लोग एक बार मैप को देख लें। 16 ऐसे राज्य जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। 9 ऐसे राज्य जो है यह समुद्री सीमा बनाते हैं। 9 राज्य की बात की जाए तो 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यह सभी के सभी क्या बनाते हैं? समुद्री सीमा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 8 नंबर, हिमालय के विस्तार से संबंधित युग्मों पर विचार कीजिए। पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। एक और याद रखिएगा, कुमायूं हिमालय। चलिए विभाजन कर लेते हैं। हिमालय का विभाजन प्रादेशिक रूप से नदियों के रूप में किसने किया है? सर सिडनी बुराड़ ने हिमालय को प्रादेशिक रूप से नदियों के रूप में किया है। सबसे पहले याद रखिएगा सिंधु, उसके बाद सतलज के बाद याद रखिएगा काली के बाद तीस्ता के बाद दिहांग। सिंधु और सतलज के बीच में है पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में है कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में है कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय, जो कि सबसे लंबी हिमालय है। इसी में माउंट एवरेस्ट स्थित है। तीस्ता और दिहांग के बीच में है असम हिमालय। एक बार फिर से गौर करेंगे। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता दिहांग के बीच में असम हिमालय स्थित है। तो अब बताएंगे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य, नेपाल हिमालय सतलज एवं काली नदियों के मध्य। यह गलत है। नेपाल हिमालय हमने कौन सा बताया? काली नदी और तीस्ता के मध्य। असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य। यह सही है। 1 और 3 ऑप्शन हो जाएंगे सी। क्वेश्चन नंबर 9, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? मान लीजिए कि यह अलकनंदा है। अलकनंदा में सबसे पहले धौली गंगा आकर के मिलती है और इसे कहते हैं क्या? विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा में धौली गंगा आकर के मिलती है, उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। अलकनंदा में जब नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है और ये जो संगम बनाती है नंद प्रयाग। अलकनंदा में ही पिंडार नदी आकर के मिलती है और इसे कहते हैं कर्ण प्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है। जब मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है इसे कहते हैं रुद्र प्रयाग। अलकनंदा में ही भागीरथी नदी आकर के मिलती है और इसे कहेंगे देव प्रयाग। इसी के बाद में ही यह जो नदी है गंगा के नाम से जानी जाती है।
तो इतने सारे नदियों से मिलकर ही कहीं अपना गंगा निर्माण करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रुद्रप्रयाग पूछा जा रहा था तो मंदाकिनी हो जाएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से ही रुद्रप्रयाग बनता है। नेक्स्ट है नदी द्वीप मौजली निम्नलिखित नदियों में से किस में स्थित है? मौजली यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। बिल्कुल सही है। एकमात्र संशोधन जो प्रस्तावना में हुआ था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। जी बिल्कुल नहीं, 8 नहीं 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और सरदार सिंह स्वर्ण समिति के सिफारिश पर। यह गलत है। इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 का क जोड़े, अनुच्छेद 43 का क या फिर ए जोड़े, अनुच्छेद 47 यह गलत दिया गया है। अनुच्छेद 47 नहीं, अनुच्छेद 48 का क जोड़ा गया था। इस कारण से यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। यह भी सही है, लेकिन बाद में चल करके इसे भी समाप्त कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन कौन सा सही है? तो 1 जो था सही था, 2 गलत था, 3 भी गलत था। यहाँ पे अगर 48 का कर रहता तब ये भी सही हो जाता है। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से यह भी सही है। 1 और 4 जो है सही दिया गया है, बाकी 2 और 3 जो है गलत है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है? 2 और 3 ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 21 का क में किया गया है। अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार यह भी है, मूल अधिकार में अनुच्छेद 30 में आता है। उपाधियों से विभूषित होने का अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, इसे समाप्त किया, अस्पृश्यता को समाप्त करने की जो चर्चा अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों से विभूषित होने का अधिकार यह गलत है, उपाधियों से विभूषित नहीं, उपाधियों का अंत किया गया है, अनुच्छेद हो जाएगा 18 और यह जो है गलत है, ऑप्शन हो जाएगा सी। उपाधियों की अंत की चर्चा अनुच्छेद 18 में है, ना कि विभूषित होने का अधिकार की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने का अर्थ हुआ राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 4 में है। अनुच्छेद की बात की जाए भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में इसकी चर्चा की गई है। अब बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 39। इसी के बीच में ही 39 आता है और इसमें धन का समान वितरण की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम में व्यवस्था कीजिए, अर्लीस्ट से लेटेस्ट। ठीक है भाई, संविधान सभा में अंबेडकर का प्रथम अभिभाषण 1947 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1947। संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज को अपनाया जाना, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन मई 1949 में किया गया था। पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन आया भी था। मई 1949 में नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, जैसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। तो क्रम से इसे मिलाइए, क्या आंसर हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3 खुद से मिलाने का प्रयास करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया? द्वैध शासन पहली बार अगर बात की जाए तो द्वैध शासन जो है 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल वाले क्षेत्र में लाया गया था। हालांकि इसे 1782 में वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया? 1919 के अधिनियम, जिसे चेम्सफोर्ड अधिनियम ही कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। 1919 के अधिनियम के तहत ही प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था।
हालांकि इसे 1935 में समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। तो पहली बार पूछा जा रहा था, तो इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम या फिर चेम्सफोर्ड सुधार कह सकते हैं। और द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टिस को कहा जाता है। हदीस है एक, हदीस क्या है? इस्लामी कानून है, बंदोबस्त कानून है, सल्तनत कालीन कर है या मनसबदार है? हदीस क्या है? हदीस हो जाएगा इस्लामिक कानून। हदीस क्या है? इस्लामिक कानून। हदीस जो है, हजरत मोहम्मद साहब ने जो कुरान को आधार बनाकर आदेश दिया, उस उपदेशों को संग्रह क्या कहलाता है? हदीस कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, हजरत मोहम्मद साहब ने जो कुरान को आधार बनाकर उपदेश दिया, उसी उपदेशों का संग्रह हदीस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक दीवान एक खैरात भी स्थापित किया, वह कौन था? दीवान एक खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। इल्तुतमिश जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। हालांकि संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह और तीसरा शासक इल्तुतमिश बना था। गयासुद्दीन तुगलक अगर रहता तो तुगलक वंश का संस्थापक हो जाता। बहलोल लोदी जो कि लोदी वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जनता के खड़े रहने पर यह भी खड़ा हो जाता था, बहलोल लोदी। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? उपनिषद का फारसी में अनुवाद, बामन उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जो है दारा शिकोह ने किया था। और उपनिषदों को सीर-ए-अकबर के नाम से, महान रहस्य के नाम से अनुवाद किया था। किसने किया था? तो दारा शिकोह। किसके समय में किया था? तो शाहजहां के समय काल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीर-ए-अकबर के नाम से, याद रखिएगा। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ध्यान देते हैं। घाघरा का युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा था और 1530 में स्वर्ग को सिधार गया। 1529 में कौन सा युद्ध हो गया? 1529 में हो गया घाघरा का युद्ध। खानवा का युद्ध हो गया 1527 में। 1527 में चौसा का युद्ध जो कि हुमायूं लड़ा था शेरशाह सूरी के साथ, और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। चौसा का युद्ध हो जाएगा 1539 में। सामूगढ़ का युद्ध जो कि औरंगजेब ने लड़ा था, और यह कब हुआ था? 1658 में। 1658 में। चौसा का युद्ध हमने कब बताया? 1539। उसके बाद 1540 में कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था और हुमायूं को भारत से निष्कासित होना पड़ा था। खानवा का युद्ध हमने कब बताया? 1527। घाघरा का युद्ध हमने बताया 1529। मिलाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4 ऑप्शन हो जाएंगे ए। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थोड़ी गर्मी के कारण वीडियो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि अगर फ़ैन चलाती हूँ तो उसमें आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो फ़ैन नहीं चला सकते, कूलर भी नहीं चला सकते हैं, यही मजबूरी है, इसलिए टाइम से अच्छा वीडियो इधर नहीं आ पा रहा है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का निम्नलिखित में से कौन सा असली नाम है? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का निम्नलिखित में से कौन सा असली नाम है? राम तनु पांडे। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, राम तनु पांडे। अकबर ने संगीत सम्राट कंठाभरण उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, कहने का मतलब है कि कौन से राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है? बताएंगे, आराम से छट जाएंगे। महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यह सबसे छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, जबकि बिहार के साथ नहीं लगती है। आंसर हो जाएंगे बी। कौन कौन से राज्य हमने बताया? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश इसकी सीमा लगती है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है टोडा जनजाति। कहाँ निवास करती है? नीलगिरी पर्वत पे, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु। राज्य के सापेक्ष में तमिलनाडु और पर्वत के सापेक्ष में नीलगिरी को टिक करेंगे। वर्ष 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है?
जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब है 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। घनत्व को निकालने के लिए, जनसंख्या घनत्व को निकालने के लिए कुल जनसंख्या में से कुल कुल क्षेत्रफल को भाग देते हैं। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, तब घनत्व आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 382। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, जो कि सबसे ज़्यादा है 1106 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, बताएंगे। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। हुबली, यह दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, जबकि मुंबई जो है पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे का मुख्यालय है। आंसर हो जाएगा सी। चर्च गेट हो जाएगा पश्चिम रेलवे और छत्रपति शिवाजी जो है यह मध्य रेलवे में आता है। मध्य रेलवे का यह मुख्यालय है। जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है। जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है। कोची शिपयार्ड है, जिसे 1972 में शुरू किया गया था। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसकी चर्चा मिलता है अनुच्छेद 75 का क्लॉज 3 में। अनुच्छेद 75 का क्लॉज 3 में इसकी चर्चा मिलता है, यह सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। ये तो गलत लग रहा है। प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 75 का 2 में मिलेगा। एक जो है सही है, बाकी 2 गलत है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में से किसका सही सुमेलन नहीं है, बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी कर्मभूमि। राजीव गांधी का कर्मभूमि नहीं है, वीर भूमि है, यही गलत है। कर्मभूमि किसका है, बताइएगा। कर्मभूमि किसका है, शंकर दयाल शर्मा जी का है। शंकर दयाल शर्मा जी का है कर्मभूमि। सदैव अटल हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी का। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी का है समाधि स्थल। भीमराव अंबेडकर का चैत्रा याद रखिएगा, चैत्रा भूमि। महाप्रयाण घाट किसका है, तो राजेंद्र प्रसाद का है। किसान घाट किसका है, तो चौधरी चरण सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अछूत विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे। मंडल आयोग को गठित करने वाले मोरारजी देसाई। आंसर हो जाएगा बी। ओबीसी को आरक्षण यह सबसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो सबसे पहले 1947 में, फिर लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 1951-52, उसमें भी प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद 1957 में प्रधानमंत्री बने। फिर लास्ट बार 1962 में प्रधानमंत्री बने। तो यह बहुत बार प्रधानमंत्री बन गए। गुलजारी लाल नंदा की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ही बने थे। फिर बाद में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। उनका भी निधन पद पर रहते हुए हो गया था। इनका निधन 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में हुआ था। और इनकी मृत्यु के बाद फिर से गुलजारी नंदा जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इंदिरा गांधी की बात की जाए तो यह भी 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 1971 में, फिर 1980 में प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी की भी बात कर लेते हैं, इन्हें क्यों छोड़ना। 1966 में प्रधानमंत्री बने, 1998 में प्रधानमंत्री बने और 1999 बने। और जब 1999 में प्रधानमंत्री बने तो अपना कार्यकाल को पूरा किए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चारों के चारों आंसर हो जाएंगे ए सभी के सभी। कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो बने ही, इस कारण से ये सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा था। कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऐसे प्रधानमंत्री की संख्या है 6 ऐसे
माफ़ करिएगा 6 ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो कि राष्ट्रपति बने थे, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति बने। कौन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा याद रखिएगा जाकिर हुसैन, तीसरा बीबी गिरी, चौथा आर वेंकट रमन, पांचवें शंकर दयाल शर्मा और छठा KR नारायणन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, यह उपराष्ट्रपति से फिर राष्ट्रपति बने थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन के अनुसार ज्ञानी जैसे वही व्यक्ति हैं जो कि सबसे पहले पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। और कृषि का साथ जो मिलता है यह मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ कहाँ है? तो सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? आम, पीपल, परिजात या फिर साल? सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो यह मिलती है पीपल की। आंसर हो जाएगा बी, पीपल। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं अभी रात में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहता है। वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? इस कारण से वीडियो जो है थोड़ा लेट आप लोग को देखने को मिलेंगे। वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थकर माना जाता है। जी बिल्कुल। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। बहन पे ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पुत्री भी दिया हो रहता है, तो चेटक की बहन थी, यह सही है। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया तो था यशोदा से, यह गलत है। आंसर हो जाएगा सी। उन्होंने 468 ईसा पूर्व में पटना के निकट पावपुरी में देह त्याग किया, यह भी सही है। आंसर हो जाएंगे सी। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी जनसंघ को हराकर आत्मसात किया? वज्जी को किसने मिलाया था मगध में? वर्षकार के सहयोग से अजात शत्रु रथ, मुसल और महाकंटक का प्रयोग किया था, जो कि हथियार है। आंसर हो जाएगा डी, अजात शत्रु जो कि हर्यक वंश का ही शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो है यह सीता कहलाता था। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य समुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? बताइएगा। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? तो यह आई है 7000 किलोमीटर। बाल्कस झील निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? बाल्कस झील कहाँ है? कजाकिस्तान। एशिया की विशाल नदी मेकांग किस देश में डेल्टा बनाती है? मेकांग किस नदी में डेल्टा बनाती है? वियतनाम में। इसे दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा नदी भी कहा जाता है। यह तिब्बत के पठार से निकलती है। निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है? एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है। इसका आंसर मैंने गूगल पे सर्च किया था और इसका आंसर मुझे मिला मेरठ भारत। एक बार आप लोग भी कंफर्म करिएगा, मुझे गूगल पे मेरठ भारत ही मिला है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया? बताइएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया? जी बिल्कुल नहीं, मराठों को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी को तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। यह सरासर क्या है? गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 के बीच में हुआ था। 1790 से 92 के बीच में हुआ था और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत यह युद्ध जो है समाप्त हुआ था, लेकिन मृत्यु नहीं हुई थी। 1799 जो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसी समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। यह भी क्या है? गलत है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। जी हाँ, प्लासी का युद्ध 1757 मीर जाफर ने षड्यंत्र रचा था, यह सही है। 1 और 2 गलत, 3 सही। आंसर हो जाएगा केवल और केवल 3, ऑप्शन नंबर बी। जिसे गिद्दड़ भी कहा जाता है, अंग्रेजों का गिद्दड़ कौन कहलाता है? मीर जाफर ही कहलाता है। नेक्स्ट है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जॉन लॉक ने, कार्ल मार्क्स ने, प्लेटो ने या फिर मैकियावेली ने?
जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह कहा था जॉन लॉक ने। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली ने। गांधी को माना जाता है, गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है, दार्शनिक अराजकतावादी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति का गठन 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में किया गया था, जिसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। और सबसे पुरानी समिति लोक लेखा समिति ही है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए? नीलम संजीवा रेड्डी। राजनीतिक लोकतंत्र का मूल निर्वाचक लोकतंत्र के आधारभूत अभिगृहित में होता है, जो आधारित है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, यह सब भाग हैं, जबकि पश्चिम बंगाल नहीं है। असम, सिक्किम को भी याद रखिएगा, सिक्किम भी 7 बहनों में शामिल नहीं है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कलकत्ता में। पर्यटन स्थल और राज्य दिया गया है, जिसे जानते होंगे उसे पहले मिलाइए। कुफरी कहाँ है? कुफरी यह बहुत ही फेमस रहता है, यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चक्राता का भी नाम सुने होंगे आप लोग, नहीं सुने हैं तो याद रखिएगा। चक्राता पर्यटन स्थल कहाँ है? उत्तराखंड में है। हफलांग कहाँ है? तो असम में। कालिम्पोंग कहाँ है? तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। चक्राता पर्यटन स्थल उत्तराखंड, हफलांग पर्यटन स्थल असम, कालिम्पोंग पर्यटन स्थल पश्चिम बंगाल, कुफरी पर्यटन स्थल हिमाचल प्रदेश। तो 50 क्वेश्चन ये रहा कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। पसंद आया है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे और हो सके तो शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।